सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मराठा। मराठा राज्य एवं शिवाजी। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन का सूत्रपात प्रारंभ हुआ। इससे स्वतंत्र राज्यों का विभिन्न क्षेत्रों में उदय हुआ। उनमें से राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सशक्त राज्य मराठा राज्य था, जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। मराठों के उत्कर्ष में मराठा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, जिसके फलस्वरूप हिंदू जागरण, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। ग्रांट डफ ने लिखा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड सदृश हुआ। मराठों के मूल प्रदेश पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण प्राय मुस्लिम राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे थे। इस क्षेत्र पर बीजापुर तथा गोलकोंडा के सुल्तानों का अधिकार नाम मात्र ही रहा था। शिवाजी के उदय के बहुत पूर्व मराठे प्रशासनिक व सैनिक क्षेत्रों में प्रभावी रहे थे। अनेक मराठे सिपहसालार, मनसबदार, कूटनीतिज्ञ सेवाओं के रूप में बहमनी राज्य और तदुपरांत बीजापुर, अहमदनगर राज्यों की सेवा में रहे थे। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने मराठों की योग्यताओं को परख लिया था। उसने मराठों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके युद्ध व प्रशासन के क्षेत्र में उनकी योग्यता में प्रतिभा को प्रयुक्त किया था। अब लेते हैं शिवाजी 1627 से 1680। मराठा राज्य के संस्थापक इतिहास के पृष्ठों में गौरवशाली रूप से अंकित शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर में हुआ था। शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले बीजापुर राज्य की सेवा में नियुक्त थे। शिवाजी की माता जीजाबाई यादव परिवार की राजकुमारी थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई, उनके संरक्षक दादाजी कौंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास थे। शिवाजी का लक्ष्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार करते हुए गाय व ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत धारण किया था। उन्होंने हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। इस प्रकार शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक था। शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों के विषखल तत्वों को संगठित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना था। सबसे पहले शिवाजी ने अपने राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु संगठन पर बल दिया। 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ जी किले पर अधिकार किया। तदुपरांत 1646 में तोरण पर अधिकार कर लिया। सने 1656 तक शिवाजी ने चाकण, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहगढ़ पर अधिकार कर लिया था। 1656 में जावली की विजय शिवाजी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया, जो बाद में शिवाजी के राज्य की राजधानी बनी। 1657 में शिवाजी का सामना प्रथम बार मुगलों से हुआ। इस समय शिवाजी ने जुन्नार पर धावा किया और लूटपाट की। कुछ समय प्रांत जब मुगल शहजादे उत्तराधिकार युद्ध में बिजी थे, शिवाजी ने कोंकण विजय कर लिया। शिवाजी की इस विस्तारवादी नीति से सशंकित होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अपने सेनानायक अफजल खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी शिवाजी को बंदी बनाने हेतु भेजी। अफजल खां के दूत कृष्णाजी भास्कर के प्रयासों से शिवाजी और अफजल खां की भेंट प्रतापगढ़ किले के समीप हुई, जहां पे शिवाजी ने नवंबर 1659 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। इस घटना पर सर यदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की, हीरे ने हीरे को काटा था। हीरे ने हीरे को काटा था। 1660 ईस्वी में मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने शाइस्ता खां को
शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने अकस्मात पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर शाइस्ता खां को भयभीत कर दिया। शाइस्ता खां अपने हाथों की अंगुलियों को कटवाकर भाग खड़ा हुआ। इस सफलता से शिवाजी का यश चतुर्दिक व्याप्त हो गया। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर अचानक आक्रमण कर लगभग 1 करोड़ रुपए की लूट की। सूरत मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध नगर बंदरगाह था, अतः औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दक्षिण भेजा। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी के महत्वपूर्ण किले पुरंदर, रायगढ़ की तीव्र घेराबंदी करके शिवाजी को संधि करने के लिए विवश कर दिया। अंततः जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। संधि की पहली शर्त शिवाजी को 4 लाख हूण वार्षिक आय के 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। मात्र 12 किलों पर शिवाजी का अधिकार स्वीकार किया गया। दूसरी शर्त, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदारी तथा 1 जागीर देने का आश्वासन मुगल पक्ष ने दिया। तीसरी शर्त, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकार करते हुए यह संधि मिर्ज़ा राजा जय सिंह को व्यक्तिगत विजय थी। 1666 ईस्वी में शिवाजी मिर्ज़ा राजा जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे, परंतु औरंगजेब ने उनका यथेष्ट स्वागत न करके उन्हें नज़रबंद कर दिया तथा जयपुर भवन आगरा में कड़ी निगरानी में रखा, परंतु वह चतुराई से मिठाई के टोकरे में बैठकर फरार हो गए। तदुपरांत उन्होंने मुगलों से तीव्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। 1670 में मुगल मराठा संघर्ष में शिवाजी को सफलता मिली। उन्होंने पुरंदर की संधि में खोए हुए अनेक महत्वपूर्ण किले पुनः प्राप्त कर लिए। 14 जून 1674 को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक संपन्न करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण की। इस प्रकार मराठा राज्य के निर्माण की महत्ता प्रकट हुई। 1677 में कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी ने जिंजी, मदुराई, वेल्लोर आदि तथा कर्नाटक में तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीत लिया। जिंजी को शिवाजी ने अपने मराठा राज्य के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी बनाया, जबकि मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। जदुनाथ सरकार ने उनका मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति व राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान था, जिसमें पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सूरनवीस, सुमंत, सेनापति, पंडित राव व न्यायाधीश प्रमुख थे। पेशवा, दूसरा अमात्य या मजूमदार, तीसरा वाक्यानवीस या मंत्री, चौथा सूरनवीस या सचिव, पांचवा सुमंत या दबीर, 6 नंबर पर सेनापति सर ए नौबत, 7 पे पंडित राव और 8 पे न्यायाधीश। राजस्व प्रशासन। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर तथा द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की परंपरा समाप्त कर दी। भूमि की उपज तथा उसकी पैमाइश के आधार पर किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। केंद्रीय अधिकारी तथा राजस्व संग्रहित करते थे। प्रारंभ में भूमि के उपज का 33% लगान निर्धारित किया गया, परंतु सैनिक व्यय बढ़ने से इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व नकद या अनाज किसी भी रूप में दिया जा सकता था। 1679 में शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो अमात्य के निर्देशन में भू सर्वेक्षण कराकर राजस्व निर्धारित किया। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में विभक्त था और प्रांत तरफ और मीलों में विभक्त थे।
तरफ का प्रधान कारकुन कहलाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और उसके ऊपर देशमुख थे। भूमि की पैमाइश काठी या जरीब से की जाती थी। खेतों का विवरण रखते हुए भूस्वामी से कबूलियत की जाती थी। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ में सर देशमुखी। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाता था। सर देसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्र से वसूल किया जाने वाला कर था। सर जदुनाथ सरकार के अनुसार चौथ मराठा आक्रमण से बचने हेतु पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाता था। चौथ विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था। सर देशमुखी आय का 10% था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सर देशमुख होने के कारण लोगों के हितों की रक्षा करने के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सर देशमुखी लेने का अधिकार था। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देशमुखों का मुखिया सर देशमुख कहलाता था। न्याय व्यवस्था शिवाजी की न्याय व्यवस्था परंपरागत थी। गांव के आपराधिक मामले पटेल निर्णय करते थे। दीवानी और फौजदारी मामले ब्राह्मण न्यायाधीश निर्णित करते थे, जो प्राचीन स्मृति ग्रंथों के आधार पर किए जाते थे। शिवाजी सर्वोच्च न्यायाधीश था। सैन्य व्यवस्था शिवाजी ने नियमित तथा स्थायी सेना पर बल दिया। उसकी सेना का मुख्य भाग पैदल में घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में बंटी हुई थी, बरगीर व सिलेदार। बरगीर वह घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे। सिलेदार वह घुड़सवार सैनिक जो अपना घोड़ा व अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। वह अनियमित सैनिक कहलाते थे तथा सैन्य अभियानों के लिए ही इकट्ठे होते थे। शिवाजी की सेना में 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी बनती थी जो एक हवलदार के अधीन रहती थी। 5 हवलदारों का एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी अधिकारी होता था। 5 हजारी अधिकारियों के ऊपर अधिकारी पंच हजारी कहलाता था। पंच हजारी सर ए नौबत के अधीन होते थे। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। सर ए नौबत यानी सेनापति। शिवाजी की सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले में 3 अधिकारी, हवलदार, सबनीश हवलदार, सर ए नौबत। सर ए नौबत मराठा तथा सबनीश ब्राह्मण होता था। सबनीश नागरिक राजस्व प्रशासन देखता था। रसद व सैन्य सामग्री की देखभाल कारखाना नवीस करता था। सैनिक को नकद वेतन दिया जाता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण किया था जो 2 कमानों में बंटा हुआ था। एक दरिया सारंग मुसलमान के नेतृत्व में, दूसरा मैं नायक हिंदू के नेतृत्व में संगठित था। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। पागा घुड़सवार सैनिक सेना का नियमित स्थायी संगठन था जो बरगीर कहलाता था। इस प्रकार संगठित सेना गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षित किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थी। शिवाजी का सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक गुरिल्ला सैन्य प्रणाली थी। शिवाजी की भूमि व्यवस्था नौरोजी पंथ की थी। शिवाजी की भूमि व्यवस्था नौरोजी पंथ की थी। मराठों का केंद्रीय कार्यालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। शिवाजी की सेना में शासक के अंगरक्षक मावले कहलाते थे। शिवाजी की सेना में शासक के अंगरक्षक मावले कहलाते थे। शिवाजी की सैनिक जिन्हें अपने घोड़े में शस्त्रों का स्वयं प्रबंध करना होता था, इन्हें सिलेदार कहते थे। शिवाजी के वे सैनिक जिन्हें घोड़े में शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे, उन्हें बरगीर कहते थे। सुमंत विदेशी मामले देखते थे। इसी के साथ शिवाजी व मराठा का जो अध्याय है वो पूरा होता है। मुख्य रूप से शिवाजी का बड़ा योगदान रहा मराठों की उन्नति में। अब हम लेते हैं पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्थान व पतन। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था जिसमें पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया। बालाजी विश्वनाथ
1713 से 1720 तक रहा। उसके बाद बालाजी बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहा। उसके बाद बालाजी बाजीराव सेकंड 1740 से 1761 रहा। उसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में MS अब्दाली के साथ हुआ, जिसमें मराठा सेना का प्रधान सदाशिवराव भाऊ था और बालाजी बाजीराव सेकंड ने उसको लड़ाई करने के लिए भेजा था। इसमें पेशवा, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ सब लोग साथ थे। लेकिन इस युद्ध में मराठों को भारी जनहानि हुई और इसके बारे में कहा जाता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यानी पानीपत के थर्ड युद्ध ने मराठों की शक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। चाहे होलकर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे पेशवा हो, काफ़ी ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए और उनको बहुत ही अधिक नुकसान हुआ। इसके बाद माधवराव प्रथम आया 1761 से 1772 तक। फिर मराठों का पतन हो गया, जिसमें आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1722 के बीच हुआ। 1775 से 1782। उसके बाद सालबाई की संधि हुई 1782 में अंग्रेज़ों तथा सिंधिया के बीच में, और इसमें प्रथम आंग्ल मराठा समाप्त हो गया और एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच हुआ और इसमें 1803 में देवगांव की संधि हुई और उससे पहले 1802 में बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि में पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज सैनिकों की एक सेना ऊना में रखना स्वीकार किया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार का परित्याग कर दिया। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी को दे दिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 और फिर कुल मिला के इनका पतन हो गया मराठों का। मराठा में अधिकारी होते हैं, जैसे मजूमदार आय व्यय का निरीक्षक होता है, मिरासदार जमींदार होता है, पटेल गांव का मुखिया होता है, कुलकर्णी भूमि का लेखा जोखा रखने वाला होता है और देशमुख मामलतदार पर नियंत्रण रखते हैं। देश पांडे जिला अधिकारी होते हैं। अब प्रमुख संधियाँ हैं। सूरत की संधि 1775 में हुई रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। राक्षस भुवन की संधि 1763 में हुई पेशवा माधवराव व निजाम के बीच में। सालबाई की संधि बहुत मुख्य महत्वपूर्ण है, 1782 में हुई पेशवा माधव नारायण व अंग्रेज़ों के बीच में। बेसिन की संधि 1802 में हुई बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। देवगांव की संधि 1803 में हुई बरार के भोसले व अंग्रेज के बीच में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई सिंधिया व अंग्रेज के बीच में। पूना की संधि 1817 में हुई बाजीराव द्वितीय व अंग्रेज के बीच में। इस प्रकार मराठा सेना का पूरा हमने पढ़ लिया। मुख्य संधियाँ पढ़ ली हमने। मुख्य इनके जो भी अधिकारी थे उनके नाम हमने जाने और इनके बीच में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए वो भी हमने जाने। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818। इसी के साथ मोटे रूप से अगर देखा जाए तो पानीपत का थर्ड युद्ध जो है, पानीपत तृतीय युद्ध 1761 में, इसने मराठा शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक तो शिवाजी का जाना और पानीपत के थर्ड युद्ध, इन दो से मराठा शक्ति वो नहीं कर पाई जो उसको करना था। ये भी कहा जाता है कि पानीपत के थर्ड युद्ध ने ये फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि ये ज़रूर फैसला कर दिया कि मराठा अब भारत पर राज नहीं करेंगे। इतनी हानि हुई मराठों को। पानीपत के थर्ड युद्ध ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक पूरा होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको 2-3 बार सुनें और याद करें और समझने की कोशिश करें। 2-3 बार सुन के जब आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते। मकबूल खान, कायम खानी।